Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to conduct our lecture number 68 and the topic of today's lecture will be present continuous tense, change of voice means passive voice. But before moving towards our today's lecture, we'll definitely discuss a Hadith Mubarakah. And Hadith Mubarakah is saying to us that kindness is a mark of faith. रहम दिली जो है वो ईमान की अलामत है, निशानी है ईमान की। तो जो शख्स रहम दिल नहीं है, जो शख्स रहम दिली नहीं करता, इसका मतलब है इस हदीस मुबारक के मुताबिक वो रहम दिल नहीं। अगर रहम दिल नहीं तो उसमें ईमान नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कह लें कि जो हमारा नतीजा है या जो हमारा एंड है डे ऑफ जजमेंट पे, क़यामत वाले दिन, रोज़े महशर को, अगर हमारा हिसाब जो है वो ईमान वालों के साथ हो तो फिर हमें काइंडनेस शो करनी चाहिए। और इसके बहुत सारे और फ़वाइद भी हैं। मतलब अगर हम रहम दिली दिखाते हैं, रहम दिली करते हैं किसी भी शख्स के साथ, तो एक तो ये कि हमारे ईमान की उससे अलामत जो है वो ज़ाहिर हो रही है कि हमारे दिल में ईमान जो है वो मौजूद है। और दूसरा कि अगर हम किसी के ऊपर रहम दिली के साथ पेश आते हैं, किसी के ऊपर रहम करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमारे ऊपर रहम करता है। और इंसान को अपनी तमाम तर ज़िंदगी में अल्लाह के रहम और फ़ज़ल की ज़रूरत हर लम्हे हर कदम पड़ती ही रहती है। तो ऐसा कोई पॉसिबल वे नहीं है कि जब हम अल्लाह के रहम और उसके फ़ज़ल के बग़ैर ज़िंदगी को बिता सकें, गुजार सकें। तो जब हमें हर लम्हे पे, हर मौके पे अल्लाह ताला के रहम की और उसके फ़ज़ल की ज़रूरत है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे लोगों के ऊपर भी उसी तरह रहम दिली के साथ पेश आएँ, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं और होप रखते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमारे लिए रहम के और फ़ज़ल के मामले फ़रमाए। तो जब अल्लाह ताला हमें किसी जगह पे कुदरत देता है और हमारे हाथ में कंट्रोल देता है, तब भी हमें इस किस्म की ये जो रहम दिली वाली आदत है, जैसे हम अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हैं, इसको नहीं भुलाना चाहिए। फिर हमें भी वहाँ पे रहम दिली का जो डिस्प्ले है वो करना चाहिए। तो ये हदीस मुबारक से रिलेटेड था बच्चों। आज हम पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। पैसिव वॉइस जो सीरीज़ है उसका पहला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसके बाद पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस करेंगे। दोनों में वैसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो है इसका पैसिव वॉइस चूँकि नहीं होता तो वो हम नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो परफेक्ट टेंस बच जाएंगे। वो परफेक्ट टेंस के तीनों जो है वो हम पैसिव वॉइस करेंगे। लिहाजा इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस सीरीज़ जो है वो दैट विल गो टू एन एंड। बट करेंटली टुडे वी आर गोइंग टू डू और वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। फर्स्ट I need to make you people revive or review or remind to yourself that what was present continuous tense in एक्टिव वॉइस। तो आपको अगर इसका एक्टिव वॉइस के लिहाज से प्रॉपर इल्म है, सारा जो नॉलेज आपके पास है, जो हमने पढ़ा था, अगर वो याद है तो फिर ये आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर वो याद नहीं है तो उसको एक बार गो थ्रू करें, अंडरस्टैंड करें, अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि उसको समझे बगैर ऑब्वियसली आप इसके पैसिव वॉइस को नहीं समझ सकते। एक्टिव वॉइस जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे इसके बारे में जो डिटेल है वो एक बार लिखता हूँ, जो कि मैंने आपको कुछ बताया था लास्ट टाइम पैसिव वॉइस करते हुए कि देयर आर सम सर्टन थिंग्स विच कैन नॉट चेंज और विच आर नॉट चेंज इन एनी केस, इन एनी ऑफ द टेंस और इन एनी ऑफ द पैसिव वॉइस। दे रिमेन कॉन्स्टेंट, दे रिमेन स्टिल। तो हम उनसे स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चलते हैं अपने लेक्चर को लेकर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि चेंज नहीं होती, अनचेंजेबल हैं। मसलन जैसे ही हमारे पास जुमला एक्टिव से पैसिव वॉइस में आता है तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखना होता है। अगर पैसिव से एक्टिव करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। इसलिए मैंने दोनों को एरोज़ लगाएं ताकि आप इधर दिस वे और दैट वे, वाइस वर्सा भी इसको कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो ये कि आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। अब ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि रिगार्डलेस कि विच टेंस वी आर यूजिंग और विच टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, चाहे आप पास्ट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, हर टेंस के अंदर आपको जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूटिलाइज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। व्हेनेवर इट कम्स टू पैसिव वॉइस रिगार्डलेस ऑफ द टेंसेस वी आर सपोज टू यूज़ वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। देन बाय उन तमाम सेंटेंस में बच्चों जिनके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि सब्जेक्ट मौजूद है और जब हम इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो ये सब्जेक्ट जो है ये उठ के ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, तो ऐसे तमाम सेंटेंस में हमने बाय यूज़ करना है। ये चीज़ें जो हैं वो सेम रहती हैं, ये चीज़ें चेंज नहीं होती किसी भी पैसिव वॉइस में। अब इसके बाद जो चीज़ चेंज होती है वो क्या है, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स। ये याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब जो है बच्चों ये सिर्फ चेंज होता है हर
टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। मसलन इसके 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़, एम एंड आर, और 3 हेल्पिंग वर्ब्स के आगे एक बी फॉर्म भी है जो कि होती है बीइंग। ये मिलके 2 हेल्पिंग वर्ब्स का वर्ड बन जाता है, यानी कि इज़ बीइंग और आर बीइंग। तो इस तरह से बच्चों ये बन जाएगा इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। अब हम देखते हैं कि इज़ के साथ कौन सी फैमिली आती है। ही, शी, इट और नेम, आई, वी, यू एंड नेम्स। तो इसके जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। इसके साथ ही, शी, इट और नेम, इसके साथ फिर बीइंग लाजमी लगेगा। आई एम के साथ आता है या एम आई के साथ आता है, इसके साथ भी बीइंग लगेगा। आर जो है इसके साथ वी, यू, दे और नेम्स लगेंगे, और इसके साथ भी बीइंग लगेगा। तो इस तरह से हमारे हेल्पिंग वर्ब की जो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं और फिर उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखते हैं कि उसके लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है किस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। ये आपने इस तरीके से इसको नोट करना है, और ताकि हम हर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको उसके अकॉर्डिंगली देखते रहें। सबसे पहले हम सिंपल को देखने लगे हैं। तो सेंटेंस है बच्चों, ही इज़ राइटिंग एसे, और ये एक्टिव वॉइस है। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के हवाले से देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्लेस करना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इसमें 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब मैंने बताए, इज़, एम एंड आर, प्लस इसमें जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है या जो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है वो है बीइंग, प्लस हमने बात की थी कि हमको यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूटिलाइज़ करनी है, पार्टिसिपल, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है। अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो हमें बाय लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसका जो सब्जेक्ट था जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आना था वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसका एक कंप्लीट जो है वो सिंटेक्स, या आप इसको कह सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है जिसको हमने फॉलो करना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों। अब हमने इसको फॉलो करना है। इसके अकॉर्डिंगली पहले जो ऊपर सेंटेंस मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसमें से हम पहले अपनी तमाम मतलूबा चीज़ें फिगर आउट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि सब्जेक्ट किस जगह पर है, ऑब्जेक्ट किस जगह पर है, वर्ब कौन सा लगा हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसको देखते हैं कि हमने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखना है कि हमने सब्जेक्ट भी तो लेके जाना, तो सब्जेक्ट क्या है, ये ही जो है ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारे पास वर्ब क्या है, तो राइटिंग बच्चों हमारे पास वर्ब है। तो ये जब हमने सारा लेबल कर लिया, अब इसके अकॉर्डिंगली हमने इस फॉर्मूला के या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इस वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करना। तो पैसिव वॉइस को हम इसमें कन्वर्ट करके देखते हैं। मतलब हमने कहा था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं ऐसे। अब ऐसे को आपने ये देखना है कि क्या ऐसे सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर तो ऐसे आपको लगता है कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर में से हमने क्या बात की थी, इज़ लगेगा या एम लगेगा। एम तो हमने सीख लिया था कि सिर्फ आई के साथ लगेगा।
अब जो रिमेनिंग बचता है वो इस लगता है, तो इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, चूँकि हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लिखना, लिहाजा हम इज़ यहाँ पे लिखेंगे, तो एस से इज़। अब हमारा रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब जो हमने बीइंग साथ में अटैच करना है, एस से इज़ बीइंग। अब बच्चों यहाँ पे आपने राइटिंग की थर्ड फॉर्म लिखनी है। राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। तो हमने वो थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे लिखना है, ऐसे इज़ बीइंग रिटन। किसने लिखा था? ही। अब हमें बाय लगाना है, ऐसे इज़ बीइंग रिटन बाय। ही को हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे पुट करना है, तो लिहाजा वो क्या हो जाएगा? बाय हिम। ऑल्दो भी ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर लाते हुए हमें उसको उसके ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कोई प्रोनाउन होता तो हमें फिर उसको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ता। हम उसके एक एग्जांपल करके देख भी लेंगे। सो ऐसे इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, ये था सिंपल। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं कि नेगेटिव में हमने इसको किस तरह से डील करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका वही सेंटेंस जो है उसको नेगेटिव में लिखते हैं, ही इज़ नॉट राइटिंग ऐसे। ये इसका एक्टिव वॉइस है लेकिन नेगेटिव है, ये हमने याद रखना है कि ये एक्टिव वॉइस तो है लेकिन ये नेगेटिव है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले उसी तरह हमें ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा और प्लस हमें हेल्पिंग वर्ब्स लिखने पड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होंगे? वही इज़ एम आर होंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा विजिलेंटली देखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, तो हमें नॉट प्लेस करना पड़ेगा। अब रिमेनिंग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रह गया था यानी कि बीइंग, हम उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट जिसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। मैं ओ डॉट सी लिख रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बच्चों हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर आ गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, नॉट हमने लगाना है क्योंकि हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। इज़ एम आर और बीइंग के दरमियान में हमेशा नॉट अटैच करते हैं, स्प्लिट करके। उसके बाद रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव केस हमने लिखना है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स आ गया हमारे नेगेटिव का। हमने इसको इसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना है, ये आपने याद रखना। अब हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं इस वाले सेंटेंस को। सबसे पहले हम इसमें से फिगर आउट करते हैं उसी तरह से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और इसमें नेगेटिव भी है, लिहाजा हमने इसको इसके अकॉर्डिंग लिया। तो ऐसे सबसे पहले हमारे पास शुरू में आ जाएगा ऐसे। अब हमने ऑब्जेक्ट चूँकि पुट कर लिया तो स्ट्रक्चर हमें बता रहा था कि आपने हेल्पिंग वर्ब भी लिखना है, तो अब हम लिखते हैं ऐसे इज़। अब हमारे पास नॉट लगाना है क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि एक्टिव वॉइस में हमारे पास नॉट था, तो ऐसे इज़ नॉट। रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नॉट बीइंग रिटन बाय। अब सब्जेक्ट को जब हमने ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया बाय हिम। तो आपने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। मसलन दोबारा इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ही इज़ नॉट राइटिंग ऐसे। हमने स्ट्रक्चर देखा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म यानी कि जिसको हमने पास्ट पार्टिसिपल कहा था, फिर बाय और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब एन इसी तरह हमने जब सारी वैल्यूज इसमें पुट की, ऐसे इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, ऐसे इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, ये हो गया नेगेटिव का। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का कि इंट्रोगेटिव को हमें किस तरह से डील करना होता है। इंट्रोगेटिव के लिए बच्चों हमें पहले इज़ का एक्टिव वॉइस लिखना पड़ेगा। इज़ ही
राइटिंग essay, इज ही राइटिंग essay, और आगे क्वेश्चन मार्क। और ये याद रखें मैं साथ में a.v इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये भूले ना कि ये बात हम एक्टिव वॉइस की कर रहे हैं। अब हम इसका दोबारा से फॉर्मूला डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है जी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम जुमले के शुरू में हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास था क्या, इंट्रोगेटिव, इज, एम और आर। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। ऑब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब विच वाज बीइंग। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय अगर जुमले में सब्जेक्ट मौजूद है, एंड देन सब्जेक्ट जिसका हमने लिखना है ऑब्जेक्टिव केस, और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज़ नेसेसरली इम्पॉर्टेंट। तो अब हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कि इसको हमने किस तरह से करना था। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब चूँकि हमें पता है कि ऐसे जो है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, लिहाजा हम लिखेंगे इज़, और इसके बाद हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट इज़ ऐसे, और इसके बाद हम लिखेंगे बीइंग, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब इज़ ऐसे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग रिटन, इज़ ऐसे बीइंग रिटन बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। तो तीन तरह के जो मोड्स हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस के, वो हमने कर लिए। सिंपल, ही इज़ राइटिंग ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट। ऐसे इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, एक्टिव वॉइस था ही इज़ राइटिंग ऐसे, उसका पैसिव हमने बनाया था ऐसे इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। नेगेटिव में आ गए ही इज़ नॉट राइटिंग ऐसे, तो हमने उसका देखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो जब कन्वर्ट किया तो ये बना ऐसे इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। नेगेटिव को, सॉरी इंट्रोगेटिव को देखा, इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, इज़ ही राइटिंग ऐसे, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव केस और क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बन गया, इज़ ऐसे बीइंग रिटन बाय हिम। तो इस तरह से हमने सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर लिया। अब हमारे पास दो रिमेनिंग रहते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और उसके साथ साथ हमारा डबल इंट्रोगेटिव। तो फिर हम उसको भी देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे थॉरली, ताकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। पैसिव वॉइस बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इनको सिस्टमैटिक वे में लेके चलते हैं, एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए लेके चलते हैं, तो ये हमेशा आपको बहुत इजीली आप इनको याद कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखने लगे हम। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखते हैं जी। सबसे पहले इसका सेंटेंस लिखते हैं, इज़ ही नॉट राइटिंग ऐसे, क्वेश्चन मार्क। याद रखें आपने कि ये एक्टिव वॉइस है, अब हम इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है, हेल्पिंग वर्ब इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
प्लस जी हमने इसको नॉट लिखा है। रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब जो भी तक हमारा रिमेनिंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो बाय सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव केस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास इसका एक पूरा स्ट्रक्चर आ गया। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो अब हम इसको बच्चों कन्वर्ट करके देखते हैं इस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है एंड दिस इज़ वर्ब। अब हम इनको देखते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरह प्लेस करना है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, तो ऐसे चूँकि सिंगुलर है तो हम फिर कह रहे हैं इज़ ऑब्जेक्ट ऐसे नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन इज ऐसे नॉट बीइंग रिटन बाय, अब कौन है सब्जेक्ट, ही, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो ये क्या बन गया, इज ऐसे नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। इज ऐसे नॉट बीइंग रिटन बाय, इज ही नॉट राइटिंग ऐसे, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट नॉट, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्वेश्चन मार्क, इज ऐसे नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। तो इस तरह से बच्चों नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। डबल इंट्रोगेटिव जो है उसको हम करके देखते हैं कि इसको किस तरह से डील करना पड़ता है। डबल इंट्रोगेटिव को देखते हैं। एक्टिव वॉइस लिखते हैं पहले। वाई इज ही राइटिंग ऐसे क्वेश्चन मार्क, वाई इज ही राइटिंग ऐसे, it is active voice, अब हम इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा WH फैमिली, क्योंकि आप देख रहे हैं कि WH फैमिली इसमें इंक्लूडेड है। WH फैमिली के बाद we are supposed to use our conventional routine helping verbs, and you know what helping verbs we use here in present continuous tense is am and are plus the object plus remaining helping verb which is being plus V3 which is called as past participle verb की third form by plus subject उसका objective case plus question mark। तो ये बच्चों हमने इसका फॉर्मूला या इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया। सबसे पहले WH फैमिली, हमारे कन्वेंशनल हेल्पिंग वर्ब्स, ऑब्जेक्ट, बीइंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, बाय, सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव केस। अब हम इसको इस वाले को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, क्योंकि हमने सबसे पहले WH फैमिली लिखनी है। ऐसे
वाई ऐसे इज़ वाई, सॉरी गलत हो गया, वाई इज़ ऐसे, वाई इज़ ऐसे, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बीइंग, वाई इज़ ऐसे बीइंग written by him, question mark. Why is essay being written by him? आपने देखा पहले WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बीइंग वाला, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर उसके बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट था उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के जितने सेंटेंस पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते थे वो हमने इसके अंदर मेंशन कर रही है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है और उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है। तो ये तरीका था जिसके ज़रिए से हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, या अगर पैसिव आता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस में। इसके लिए हम एक और सिंपल सेंटेंस जो है उसको देखते हैं। आई एम टीचिंग हिम। अब आप देखेंगे कि ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, आई एम टीचिंग हिम। अब इसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, हमारा वर्ब क्या है ये। तो अब हमें ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट का पता लग गया। इसको कन्वर्जन जब पैसिव वॉइस में करनी है तो सबसे पहले हिम जो कि ऑब्जेक्ट था, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि ऐसे चूँकि यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है इसलिए ऐसे एज इट इज़ आ जाता है, लेकिन जब ये कोई भी प्रोनाउन बनेगा तो हम उसको भी उसके सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस जो है वो है ही। अब ही के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना पड़ेगा, इज़, ही इज़, और हमने आगे रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब भी लिखना है तो वो क्या है, बीइंग, ही इज़ बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इज़ बीइंग टॉट, और चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है इसलिए बाय, और आई जो है वो सब्जेक्टिव है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो हो जाएगा मी। तो ही इज़ बीइंग टॉट बाय मी। मैंने आपको कहा था मैं एक और सेंटेंस आपको करवा दूंगा जिसके अंदर दोनों के केसेस चेंज होंगे, तो ये मैंने इसलिए आपको करवाया। ये एक्टिव वॉइस था और ये इसका पैसिव वॉइस है, तो ये आपने ख्याल रखना है। इस तरह का जब कोई सेंटेंस आए बच्चों तो आपको ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, जो कि अभी हमने इस सेंटेंस में किया। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स और डेफिनेशन अपनी बुक के अकॉर्डिंगली भी समझने की कोशिश करते हैं कि बुकिश डेफिनेशन हमें किस तरह से समझाती हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस, पेज नंबर 232 विच आई हैव मेंशन्ड ओवर द वाइट बोर्ड। रूल नंबर 1, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। ये सबसे पहले हमने रूल डिफ़ाइन किया था, डिस्कस किया था। रूल नंबर 2, वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग लगाते हैं। अब आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया कि इज़ बीइंग या आर बीइंग लगाना है। रूल नंबर 3 जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 4, सब्जेक्ट से पहले बाय इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो पहले हम बाय यूज़ करेंगे, बाय के बाद सबसे आखिर में सब्जेक्ट लगाते हैं। इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया, द वॉल ऑब्जेक्ट है, इज़ बीइंग हेल्पिंग वर्ब है, क्लाइम्ड थर्ड फॉर्म है, बाय द बॉय सब्जेक्ट है। रूल नंबर 6, नेगेटिव बनाने के लिए इज़ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज़ एम या आर के फ़ौरन बाद नॉट लगाया जाता है। मसलन द वॉल इज़ नॉट बीइंग क्लाइम्ड बाय द बॉय। रूल नंबर 7, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब को जुमले से पहले ले आते हैं। मसलन इज़ द वॉल बीइंग क्लाइम्ड बाय द बॉय। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जी। कपड़ा हाथ खड़ी पर बुना जा रहा है, क्लॉथ इज़ बीइंग वोवन एट हैंडलूम। गर्म कपड़ों को रफू किया जा रहा है, वार्म क्लॉथ्स आर बीइंग डार्नड। इस बाज़ार में चीज़ें महंगी बिक रही हैं, थिंग्स आर बीइंग सोल्ड एट हाई प्राइसेस इन दिस बाज़ार। वहाँ गैर मुल्की चीज़ें धड़ाधड़ बिक रही हैं। इम्पोर्टेड गुड्स आर बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स देयर। इस शहर में 2 नए बैंक खोले जा रहे हैं, द 2 न्यू बैंक्स आर बीइंग ओपनड इन दिस सिटी। अजनबी आदमी को धोखा दिया जा रहा है, द स्ट्रेंजर इज़ बीइंग डिसीव्ड। तालिब इल्मों को एक मुफीद फिल्म दिखाई जा रही है, स्टूडेंट्स आर बीइंग शोन आ यूज़फुल फिल्म। खेतों को हमवार किया जा रहा है, फील्ड्स आर बीइंग लेवल्ड। पुलों की मरम्मत की जा रही है, ब्रिजेस आर बीइंग रिपेयर्ड। बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, द नंबर ऑफ बसेस इज़ बीइंग इंक्रीज्ड। पाकिस्तान के नए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं, द न्यू मैप्स ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग ड्रॉन। रज़िया को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा जा रहा है।
रज़िया इज़ बीइंग सेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, नई जमातों के लिए नई किताबें ख़रीदी जा रही हैं। न्यू बुक्स आर बीइंग बॉट फॉर न्यू क्लासेस, यहाँ हर तरह के कपड़े रंगे जा रहे हैं। ऑल काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर बीइंग डाइड हेयर, अंग्रेज़ी में ख़बरें नशर की जा रही हैं। न्यूज़ इन इंग्लिश आर बीइंग ब्रॉडकास्ट, मुझे मेरा वादा याद दिलाया जा रहा है। आई एम बीइंग रिमाइंडेड ऑफ माई प्रॉमिस, या हाँ यही सही है। नेगेटिव सेंटेंसेस में जी हम देख लेते हैं एक्सरसाइज को। उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, ही इज़ नॉट बीइंग गिवन अ सर्टिफिकेट, मुझे जमात का मॉनिटर नहीं बनाया जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग मेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास, फ़ीस यहाँ वसूल नहीं की जा रही है। फ़ीस नॉट बीइंग रिसीव्ड हेयर, इस स्कूल को किताबों का अतिया नहीं दिया जा रहा है। दिस स्कूल इज़ नॉट बीइंग डोनेटेड बुक्स, इमारतों पर झंडे नहीं लहराए जा रहे हैं। फ्लैग्स आर नॉट बीइंग फ्लोन ऑन द बिल्डिंग्स, ईंटें छत पर नहीं पहुँचाई जा रही हैं। ब्रिक्स आर नॉट बीइंग कैरिड टू द रूफ, गधों पर सीमेंट नहीं लादा जा रहा है। सीमेंट इज़ नॉट बीइंग लोडेड ऑन द डोंकीज़, घोड़े को लगाम नहीं दी जा रही है। द हॉर्स इज़ नॉट बीइंग ब्रिडल्ड, मुझे जर्मनी नहीं भेजा जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग सेंट टू जर्मनी, कश्तियों का पुल कहाँ बनाया जा रहा है। वेयर इज़ द बॉट ब्रिज बीइंग बिल्ड, चाय की दावत किसको दी जा रही है। हु इज़ बीइंग इन्वाइटेड टू टी, क्या अंडे उबाले जा रहे हैं। आर एग्स बीइंग बॉइल्ड, क्या वहाँ किस बात पर गुफ्तगू हो रही है। व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड देयर, बच्चों से क्या चीज़ पसंद की जा रही है। व्हाट इज़ बीइंग लाइक बाय द चिल्ड्रन, ये दरख्त क्यों गिराया जा रहा है। वाई इज़ दिस ट्री बीइंग फॉलन, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। वाई एम आई बीइंग वरीड, हमें वजीफ़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है। वाई आर नॉट बीइंग गिवन स्कॉलरशिप, डब्बे से ज़ेवरात क्यों निकाले जा रहे हैं। वाई आर ऑर्नामेंट्स बीइंग टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, आम आदमी को क्यों धोखा दिया जा रहा है। वाई इज़ द कॉमन मैन बीइंग डिसीव्ड। ये आपकी पीटीबी वाली एक्सरसाइज है। क्या इस दुकान पर हर चीज़ महंगी बेची जा रही है। इज़ एवरीथिंग बीइंग सोल्ड एट हाई प्राइस इन दिस शॉप, क्या सायरन बजाया जा रहा है। इज़ द सायरन बीइंग साउंडेड, मुझे एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, बच्चों की तस्वीरें नहीं उतारी जा रही हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग फोटोग्राफ्ड, चूजे डब्बे से क्यों निकाले जा रहे हैं। वाई आर चिकन्स बीइंग टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, क्या अफसर को रिश्वत दी जा रही है। इज़ ऑफिसर बीइंग ब्राइब्ड, ज़ख्मी की मरहम पट्टी नहीं की जा रही है। द वुंडेड पर्सन इज़ नॉट बीइंग ड्रेस्ड, डॉक्टर मरीज़ का मुआयना क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई आर द डॉक्टर्स नॉट एग्जामिनिंग द पेशेंट, ऑपरेशन किसका किया जा रहा है। हु इज़ बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, चीनी में क्या मिलाया जा रहा है। व्हाट इज़ बीइंग मिक्स इन शुगर, इसे कॉलेज में कब दाखिला मिल रहा है। व्हेन इज़ ही बीइंग एडमिटेड टू कॉलेज, बशीर को स्कूल से नहीं निकाला जा रहा है। बशीर इज़ नॉट बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। तो ये बच्चों सारी इसकी एक्सरसाइज थी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की, आपने इसके अकॉर्डिंगली इसको देखना है। हमने इसके तमाम मुमकिन जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स थे उनको अच्छे तरीके से डिस्कस किया है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो नोट्स में ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल और तफसील के साथ लिखी हुई हैं। इस लेक्चर को भी आप सुन सकते हैं, LMS के ऊपर ऑब्वियसली अवेलेबल होता है, तो आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं बार बार सुन के। लेकिन बेटा एक चीज़ को याद रखें कि जब तक आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे और जब तक आप इन तमाम जो इसके फार्मूलाज़ हैं, जो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, तब तक आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। आप फॉर द टाइम बीइंग तो इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन बाद में जब आपको इन द लॉन्गर रन बाद में चल के इसको दोबारा याद करके रिमाइंड करके लिखना पड़ेगा या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप इसको भूल चुके होंगे। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे बहुत ज़ोर देता हूँ अपने बच्चों को कि जितनी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही आपके लिए इनको ड्यूरेबल बनाएगी, ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे आपके माइंड में और इनका एक इंप्रेशन जो है आपके माइंड में रह जाएगा। आज के लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 68 के लिए यही कुछ है। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।